हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्टेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हेडिंग है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो टर्म्स को समझने के लिए हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंसिडर करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि CONH3 Cl3। ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसमें जो कोबाल्ट है इसको कहा जाता है सेंट्रल एटम, और यहां पर जो अमोनिया है इसको कहा जाता है लाइगेंड, और इसके बाहर जो ये क्लोरीन है 3 क्लोराइड आयन, इनको कहा जाता है काउंटर आयन। तो अब वन बाय वन समझते हैं कि क्या होता है सेंट्रल एटम, क्या होते हैं लाइगेंड्स और क्या होते हैं काउंटर आयन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म के बारे में, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लाइगेंड्स। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो हिस्सा है CONH3 दिस पार्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर which consist of central atom and ligands। सेंट्रल एटम और लाइगेंड्स को मिलाकर जो हिस्सा बनता है उसको क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। और इसके बाहर जो ये हमारे पास क्लोराइड आयन है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा नहीं है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा सिर्फ इतना होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड लाइगेंड्स। तो इट इज represented by स्क्वायर ब्रैकेट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जितना भी हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। नोट कर ले पहले इस बात को, फिर हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है। नोट करें इस बात को। तो सेकेंड टर्म है हमारे पास आयोनाइजेशन स्फीयर। तो क्या होता है आयोनाइजेशन स्फीयर? तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फ्री आयंस होते हैं। फ्री आयन भी कह सकते हैं आप इसको, और आप इसको काउंटर आयन भी कह सकते हैं। तो आयोनाइजेशन स्फीयर इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अदर देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को छोड़ दें तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है? काउंटर आयन कहा जाता है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज द आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो हिस्सा जिसको जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो फ्री आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, उस पार्ट को आप कहते हैं काउंटर आयन या फिर आयनाइजेशन स्फीयर। तो जैसे मान के चलिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है K4 FeCN6, ये कोई कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। तो इसमें जो आपके पास ये वाला हिस्सा है दैट इज इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, इसको क्या कहेंगे आप? इसको आप कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसके बाहर जो ये आपके पास पार्ट है इसको आप कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको आप आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोल सकते हैं और आप इसको काउंटर आयन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो हिस्सा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो फ्री आयन में कन्वर्ट हो सकता है। आप जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो फ्री आयन में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स के बाहर काउंटर आयन होता है वो आयनाइजेबल होता है। तो अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा 4K+ आयन, 4 पोटेशियम आयन, और आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होगा FeCN6 4-। तो वो पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो आयनाइजेबल होता है उसको कहा जाता है काउंटर आयन या फिर आयनाइजेशन स्फीयर। नोट कर ले इस बात को। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आयंस फॉर्म हो रहे हैं, तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहां पे, देयर इज आयोनिक इंटरेक्शन between the coordination sphere and ionization sphere। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में आयोनिक इंटरेक्शंस होती हैं। देखा आपने अभी कि एक पॉजिटिव कटायन फॉर्म कर रहा है और एक नेगेटिव अनायन फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन है हमारे पास, थर्ड टर्म है हमारे पास सेंट्रल एटम। तो जो सेंट्रल एटम होता है वो एलिमेंट है जो लाइगेंड्स को वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है अपना लोन पेयर डोनेट करने के लिए। तो जो भी सेंट्रल एटम होते हैं वो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और लोन पेयर एक्सेप्टर है तो उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो सेंट्रल एटम वो हुआ जो अपना वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है लाइगेंड को, जिसमें लाइगेंड्स अपना लोन पेयर डोनेट कर पाते हैं। तो क्या होते हैं सेंट्रल एटम? द एलिमेंट्स विच प्रोवाइड वेकेंट ऑर्बिटल टू लाइगेंड्स। जो एलिमेंट्स अपना वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करते हैं लाइगेंड्स को, जिसमें लाइगेंड्स अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को कहा जाएगा सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम होते कौन कौन है हमारे पास? एग्जाम्पल के तौर पे जनरली जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें अगर आप, जिंक 2+, कॉपर 2+, Fe2+, निकल 2+, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 2+, निकल 4+, एटसेट्रा। तो जनरली जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम इज जनरली स्मॉल साइज्ड। जो भी स्मॉल साइज्ड होगा वो एक सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर सकता है, एंड मस्ट कंटेन
वेकेंट ऑर्बिटल। नोट कर लें इस बात को। Next, some less electronegative non-metal also act as central atom। कुछ नॉन मेटल भी सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोरोन, सिलिकॉन एटसेट्रा। नेक्स्ट, एज सेंट्रल एटम एक्सेप्ट lone pair of electron so they are लुईस एसिड्स। तो आप जानते हैं लुईस एसिड्स क्या होते हैं। लुईस एसिड्स वो एलिमेंट होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है लाइगेंड से, तो जितने भी सेंट्रल एटम है यहाँ पर वो क्या बिहेव करेंगे, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो जितने भी सेंट्रल एटम होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, वो क्या बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। नोट कर ले इस बात को। Next we have point number 4, ligand। लाइगेंड क्या होता है? लाइगेंड वो एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल एटम को एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। तो कोई भी वो स्पीशी, कोई भी वो एटम, कोई भी वो मॉलिक्यूल या फिर कोई भी वो ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर है, वो क्या बिहेव कर सकता है, लाइगेंड बिहेव कर सकता है। तो द न्यूट्रल या फिर अनायनिक स्पीशी विच हैव at least one lone pair of electron are ligands। या फिर the molecules या फिर atom which donate lone pair of electron to central atom are ligands। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास जिसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर है और अगर वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है सेंट्रल एटम को, उनको कहा जाता है लाइगेंड्स। नोट करें इस बात को। नेक्स्ट, ligands form coordinate bond with central atom by donating lone pair। तो लाइगेंड क्या होते हैं, जिनके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर होगा। और मेटल क्या होते हैं, सेंट्रल एटम क्या होते हैं, जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है।
तो लाइगेंड्स अपना लोन पेयर डोनेट करता है मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में, और जब बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसी सेम एटम से आते हैं, वहां पर जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लाइगेंड्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल एटम बाय डोनेटिंग लोन पेयर। नेक्स्ट पॉइंट, एज ligand donate lone pair, so they can act as लुईस बेसिस। तो आप जानते हैं व्हाट इज लुईस बेस? लुईस बेस क्या होता है? द मॉलिक्यूल विच कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर जो लाइगेंड्स है वो क्या कर रहे हैं? वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट ही तो कर रहे हैं। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उनको कहा जाता है लुईस बेसिस। तो जितने भी लाइगेंड्स होते हैं वो क्या बिहेव करते हैं? लुईस बेस बिहेव करते हैं। नोट कर ले इस बात को। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लाइगेंड्स विच डोनेट लोन पेयर। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास हलाइड आयन, जितने भी हेलोजेंस होते हैं उनके पास लोन पेयर होता है। तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तो ये सारे हमारे पास लाइगेंड्स हैं। वाटर जिसपे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। OH नेगेटिव जिसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अमाइड आयन NH2 माइनस। इमाइड आयन जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसको इमाइड आयन कहा जाता है। जैसे कि EN, अभी इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। इसका नाम होता है इथाइलिन डायमीन। PS3 फोस्फीन जिसमें फोस्फोरस के पास लोन पेयर है। PPS3 ट्राइफिनाइल फोस्फीन जिसमें फोस्फोरस के पास लोन पेयर है। कार्बन मोनोऑक्साइड साइनाइड आयन, थायोसाइनाइड आयन, आइसोथायोसाइनाइड आयन। तो सारे ये वो लाइगेंड्स हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब लाइगेंड सिर्फ वही नहीं होते जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, कुछ लाइगेंड ऐसे भी पाए गए हैं जो लोन पेयर की बजाय पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करते हैं। उनको कहा जाता है नॉन क्लासिकल लाइगेंड्स। कुछ लाइगेंड्स तो हमारे पास ये हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, और कुछ लाइगेंड हमारे पास ऐसे होते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं। तो उनके भी कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल ऑफ लाइगेंड्स विच डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे कि C2H4, इथीन, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। जैसे कि बेंजीन, ये भी अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन, ये भी अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही डोनेट करता है सेंट्रल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो नोट कर ले कुछ एग्जांपल्स उन लाइगेंड्स के जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, एज वेल एज कुछ वो लाइगेंड्स जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को। नोट करें इस बात को।
अब नेक्स्ट हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है डेंटिसिटी। पॉइंट नंबर 5, डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन लाइगेंड। एक लाइगेंड के पास कितने डोनर एटम हैं जो सेंट्रल एटम को लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं? एक लाइगेंड के पास जितने डोनर एटम होते हैं वो उसकी डेंटिसिटी होता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर किसी लाइगेंड की डेंटिसिटी 1 है, इफ डेंटिसिटी इज 1, तो उस लाइगेंड को कहा जाता है मोनोडेंटेट लाइगेंड। अगर किसी की डेंटिसिटी 2 है तो उसको कहा जाता है बाइडेंटेट लाइगेंड। अगर किसी की डेंटिसिटी 3 है तो उसको कहा जाता है टरडेंटेट लाइगेंड। ऐसे ही अगर किसी की डेंटिसिटी 6 है तो उसको कहा जाएगा हेक्साडेंटेट लाइगेंड्स। तो डेंटिसिटी का मतलब होता है कि उसके पास डोनर एटम कितने हैं। अगर उस लाइगेंड के पास एक डोनर एटम होगा, अब जैसे हेलोजन्स है, हेलोजन के पास एक ही डोनर एटम है, तो उनको क्या कहा जाएगा? मोनोडेंटेट। अभी आप 1 बाय 1 एक एक एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि डेंटिसिटी क्या होती है। तो यहां पर अगर जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूं तो जैसे मोनोडेंटेट की अगर हम बात करें तो मोनोडेंटेट क्या होते हैं? जैसे कि आपके पास वाटर है, तो वाटर में डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। ये नहीं देखना कि उसके पास लोन पेयर कितने हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि डोनर एटम कौन है। एक ही डोनर एटम है उसके पास, ऑक्सीजन, तो ये मोनोडेंटेट हो जाएगा। जैसे अमोनिया, कितने डोनर एटम है? सिर्फ एक ही डोनर एटम है, नाइट्रोजन, तो ये मोनोडेंटेट हो जाएंगे हमारे पास। ऐसे अगर मैं डाइडेंटेट की बात करूं या बाइडेंटेट की बात करूं तो जैसे हमारे पास होता है इथाइलिन डायमीन, ये लिखा था ना यहाँ पे अभी लाइगेंड्स की लिस्ट में, इथाइलिन डायमीन। तो यहाँ पे कौन है जो डोनर एटम है? एक नाइट्रोजन ये है जो डोनर एटम है और एक नाइट्रोजन ये है जो डोनर एटम है, तो इसको क्या कहा जाएगा? बाइडेंटेट। सेम हेक्साडेंटेट की बात हम आगे करेंगे और टरडेंटेट, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन करेंगे, हम पूरी लिस्ट बनाएंगे क्लासिफिकेशन में। मोनोडेंटेट लाइगेंड कौन कौन से होते हैं, बाइडेंटेट लाइगेंड कौन कौन से होते हैं, टरडेंटेट कौन से हैं, टेट्राडेंटेट कौन कौन से हैं, पेंटाडेंटेट कौन से हैं और हेक्साडेंटेट कौन से हैं। तो यहां पर जस्ट आपको ये बताया गया है कि डेंटिसिटी क्या होती है। डेंटिसिटी का मतलब होता है कि जो लाइगेंड है उसके पास कितने डोनर एटम है, जितने डोनर एटम होते हैं उतनी उसकी डेंटिसिटी होती है। नोट कर ले इस बात को। नेक्स्ट है हमारे पास चिलेशन। चिलेशन क्या होता है? जैसे मान के चलिए आपके पास सेंट्रल एटम है और आपके पास कोई बाइडेंटेट लाइगेंड है या फिर टरडेंटेट लाइगेंड है या फिर कोई भी पॉलीडेंटेट है, सिर्फ मोनोडेंटेट नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास इथाइलिन डायमीन है, इथाइलिन डायमीन, नाइट्रोजन, CH2 CH2 नाइट्रोजन। तो जब भी एक पॉलीडेंटेट लाइगेंड सेंट्रल एटम को लोन पेयर डोनेट करता है तो उसकी वजह से एक क्लोज रिंग का फॉर्मेशन होता है। द फॉर्मेशन ऑफ क्लोज रिंग इज कॉल्ड चिलेशन एंड द रिंग फॉर्म्ड इज कॉल्ड चिलेट रिंग। फिर से समझिए, जैसे आपके पास कोई सेंट्रल एटम है और आपके पास कोई पॉलीडेंटेट लाइगेंड है। पॉलीडेंटेट का मतलब क्या हुआ? जिसके पास कम से कम 2 डोनर एटम है। अब जैसे ये मैंने यहां पर ऑक्सलेट बनाया है, ऑक्सलेट आयन, तो यहां पर देख सकते हैं ऑक्सीजन डोनर एटम है,
तो जब भी बाइडेंटेट लाइगेंड या कोई भी पॉलीडेंटेट लाइगेंड सेंट्रल एटम को लोन पेयर डोनेट करते हैं तो उसकी वजह से क्लोज रिंग का फॉर्मेशन होता है, और जब ये क्लोज रिंग फॉर्म होती है तो इस फिनोमिना को कहा जाता है चिलेशन, एंड द रिंग फॉर्म इज कॉल्ड चिलेट रिंग। तो लिखते हैं जरा, व्हेन बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट ligands donate lone pair of electron to central atom, a closed ring, a closed 4 or 5 membered ring is formed. The phenomena is called chelation, and the ring formed is called chilate ring। और जिन लाइगेंड की वजह से रिंग का फॉर्मेशन होता है उन लाइगेंड्स को क्या कहा जाता है? चिलेटिंग लाइगेंड। एंड द लाइगेंड्स responsible for chelation are chelating ligand। तो दिस इज ऑल अबाउट चिलेशन। और अगर हम बात करें तो इस चीज को हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे कि चिलेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स। ये बात हम आगे करेंगे जब हम डिटेल में चीजों को स्टडी करेंगे। चिलेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स मतलब अगर आपके पास कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है जिसमें सिर्फ मोनोडेंटेट लाइगेंड है। अब आप जानते हैं कि जो मोनोडेंटेट लाइगेंड है वहां पर रिंग का फॉर्मेशन नहीं होने वाला, तो वहां पर कोई चिलेशन नहीं होगी। वहीं पर अगर आपके पास कोई बाइडेंटेट लाइगेंड है तो वहां पर रिंग का फॉर्मेशन जरूर होगा। और अगर हम दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो चिलेशन वाले कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें बाइडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट है, जिसमें चिलेशन हो रही है, वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी मोनोडेंटेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से ज्यादा होती है। तो इस बात को आप आगे स्टडी करेंगे जब आप पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो दिस इज ऑल अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप ऑफ लाइगेंड्स की। हमारे पास कौन कौन से मोनोडेंटेट लाइगेंड्स है, कौन कौन से बाइडेंटेट लाइगेंड्स है, कौन कौन से पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।